हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के। कंप्लीट शॉर्ट वन शॉट होने वाला है ये वीडियो विद नोट्स। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। मेरे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन शॉट में फिनिश करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। द केमिकल रिएक्शन is the process in which new substance with different property are formed। देखिए, chemical reactions are those reactions in which two reactants combine together to form a new product। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिएक्टेंट्स से जिनसे मिलके वो बना है उनसे बिल्कुल डिफरेंट होंगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन लिया प्लस HCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया, दोनों को जब हम मिलाते हैं तो बनता है NH4Cl का एक्वा सॉल्यूशन। तो ये वाली साइड हमारी कहलाती है रिएक्टेंट साइड और ये एरो के बाद वाली साइड कहलाती है हमारी प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रोडक्ट बना है NH4Cl, जिसको हम अमोनियम क्लोराइड बोल रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स दोनों से बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जनरली टीचर इसको स्किप करते हैं लेकिन हमने इसको इंक्लूड किया है इसमें। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में जितना मास है उतना ही हमें प्रोडक्ट साइड में मिलना चाहिए मास। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम पहचानते हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। तो इसमें ये पांच प्रॉपर्टी में पढ़नी है। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्लियर, एक एक करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आती है चेंज इन कलर। इसमें जब भी रिएक्शन होगा तो कलर चेंज आपको शो होगा। जैसे फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रस्टिंग ऑन ब्लैक आयरन। आयरन ब्लैक कलर का होता है जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आता है तो क्या बना लेता है, वो रस्टिंग बना लेता है। आपने देखा भी होगा आपके घर के आसपास जितने भी आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़े दिन बाद जंग लगना स्टार्ट हो जाती है अगर आपको आप प्रिकॉशन ना लें। तो देखिए यहाँ FeO2 प्लस H2O मिलकर क्या बना रहा है, Fe2O3.XH2O। XH2O का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आप वाटर इसमें इंक्लूड कर रहे हैं उसकी जो मात्रा है, अमाउंट है, वो वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो रस्टिंग का ये फॉर्मूला है और इसमें जो हमारा आयरन होता है वो ब्लैक कलर का होता है और जब रस्टिंग के बाद हमें जो मिलता है वो मिलता है रेड ब्राउन। ठीक है, या रेडिश ब्राउन भी आप बोल सकते हैं। क्लियर, अगला देखते हैं कलर चेंज। जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नील डाल देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT का ही आपका एग्जाम्पल है ये। तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो होगा ब्लू कलर का। ठीक है, जब उसमें आप आयरन की नील डाल देंगे तो क्या बनेगा, FeSO4, जो कि होता है पेल ग्रीन। ठीक है, हल्का ग्रीन कलर का होता है और कॉपर डिपॉजिट हो जाता है हमारे आयरन के ऊपर। ठीक है, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज होकर कैसा हो जाता है, पेल ग्रीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। ठीक है, जैसे ही हम सिट्रिक एसिड मिलाते हैं किसमें, पोटेशियम परमैंगनेट में, तो ये पर्पल जो कलर है वो इसमें डिसअपियर हो जाएगा। तो ये भी कलर चेंज का एग्जांपल है। ठीक है, एक एग्जांपल और है इसमें, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ठीक है, इसमें इसका कलर ऑरेंज से कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट जो ऑरेंज कलर का है उसमें कौन सी गैस फ्लो करा दें, SO2 गैस फ्लो करा दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको 4 चेंज इन कलर बताए। अब बात करते हैं चेंज इन स्टेट की। तो ये तो बहुत ईजी है, आपको पता है हमारी जो स्टेट है कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे मैग्नीशियम सॉलिड है, हमने उसमें क्या फ्लो करा दिया, ऑक्सीजन। आप किसी चीज़ को हीट करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन तो ऐड होगी तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये आपकी एक्टिविटी फर्स्ट भी है। ठीक है, इस एक्टिविटी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको हमेशा कि मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करने से पहले उसको रब क्यों करते हैं, घिसते क्यों हैं। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बहुत दिनों तक एयर में एक्सपोज रहता है
तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर एक परत जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वो हीट करने पर हीट नहीं होता, जलता नहीं है। ठीक है, अब जब उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रब कर देंगे तो वो इजीली बर्न हो जाता है, इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं बिफोर बर्निंग। क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक ने क्या किया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर में हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस आते हैं, जिसमें एक आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट साइड में, और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका, इन द रिएक्शन जिंक एंड H2SO4 फ्लास्क वाज फाउंड टू बी वार्म। ठीक है, जब भी जिंक को हम H2SO4 में डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, ज़्यादा पावरफुल है वो, तो जिंक सल्फेट बनता है और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है एट द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल है। इसके बाद बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस में कोई भी गैस इवॉल्व होगी जब केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इन सम केसेस ए गैस में बी इवॉल्व्ड। एक चीज और, बबलिंग एफरवेसेंस बोलते हैं, बबल्स बनते हैं ना, बबल्स में जो गैस निकलती है, एफरवेसेंस। ठीक है, उसको एफरवेसेंस बोलते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ आइडिया दिया गया आपको कि क्या बोलते हैं उसको। एवोल्यूशन ऑफ H2 गैस इन द रिएक्शन ऑफ जिंक, ये अभी बता चुके हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये एग्जाम्पल अभी ऊपर देख चुके हैं। एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल, जब भी किसी फ्यूल का बर्न करते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी आप सोडियम कार्बोनेट को और डाइल्यूट HCl को जब आप रिएक्शन कराते हैं तो उसमें भी कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की। तो देखिए प्रेसिपिटेट होता क्या है, जनरली इसको हम PPT के नाम से जानते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है ये, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सबस्टेंस। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, तो जब कंपाउंड रिएक्ट करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसमें एक ऐसा सबस्टेंस फॉर्म हो जाता है जो कि सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है। ऐसे इनसॉल्युबल सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट आर नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। A precipitate is a solid product which separate out from the solution during the chemical reaction। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहला है पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो होता है PbI2। ठीक है, और ये येलो कलर का होता है, ध्यान रखना, ये लेड आयोडाइड बना है ये येलो कलर का होगा और बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। एक और है सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl। ठीक है, इसमें क्या फॉर्म होता है, AgCl। ठीक है, आपस में एक्सचेंज होगा आयंस का। ठीक है, तो Ag की जगह K आ जाएगा और K की जगह Ag लग जाएगा। ठीक है, तो AgCl प्लस KNO3। ठीक है, यहाँ भी जो AgCl है ये प्रेसिपिटेट है और ये वाइट कलर का होगा। ठीक है, इस तरह से ये एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये और भी एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। देखिए जनरली हम पहले केमिकल इक्वेशंस लिखते थे, वर्ड की फॉर्म में लिखते थे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मिल के बना वाटर, लेकिन ये इतना इजी नहीं था, इनको याद करना बड़ा टिपिकल था। ठीक है, तो इसके बाद आई वर्ड इक्वेशन के बाद आया फॉर्मूले की फॉर्म में, अगर हम किसी इक्वेशन को लिख दें और उसको हम इंफॉर्मेटिव बना दें तो वो ज़्यादा ईजी कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को हमने लिखा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसको याद रखना बड़ा टिपिकल था, इसी को हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अगर ये इनबैलेंस है तो इसको स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल
इक्वेशन भी बोलते हैं अगर ये अनबैलेंस है तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं हम, जैसे यहाँ हमने लिखा है एक्वस, यहाँ हमने गैस लिख दिया, यहाँ एक्वस लिख दिया, यहाँ सॉलिड लिख दिया, इसके नीचे नाम लिख दिए इनके। ठीक है, इस तरह से हम इसको इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसे हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें हीट रिलीज होती है। तो देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और क्या होती है, हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जैसे थर्माइट रिएक्शन, ये भी कैसे है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस होती है आपकी मीथेन, इसको आप जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलेगी, बहुत सारी एनर्जी प्लस वाटर। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, ये रेस्पिरेशन का एग्जांपल है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे ऑक्सीजन की हेल्प से तो CO2 बनता है, H2O बनता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सो रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हीट सप्लाई की जाती है, सनलाइट की हेल्प से फूड सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो वहाँ जो एनर्जी है वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक रिएक्शन और है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होना। ठीक है, मोटर व्हीकल्स में, इसमें भी कूलिंग होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये। इसके बाद बात करते हैं आपके, ये भी एग्जांपल्स दे रखे हैं आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। ठीक है, जो कि NCERT में भी है, जैसे Fe+H2O बना क्या, Fe3O4 और प्लस कौन सी गैस निकली, H2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ Fe कितनी है 3 और यहाँ Fe कितनी है 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो Fe कंप्लीट हो गए, क्लियर। ठीक, इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2 और यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, इसको तो बैलेंस करना ही नहीं है। ठीक, नहीं करते। ठीक, इसके बाद ऑक्सीजन देखिए यहाँ कितनी है 1 और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 4, तो अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑक्सीजन यहाँ कितनी हो गई 4 और यहाँ भी ऑक्सीजन कितनी हो गई 4, तो ये भी बैलेंस हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन का मामला बिगड़ गया, हाइड्रोजन पहले यहाँ कितनी थी, यहाँ 2 थी, अब कितनी हो गई 4 × 2, यहाँ हो गई 8। ठीक है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितनी है 2 है, तो यहाँ भी अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ हाइड्रोजन भी हो गई बैलेंस। इस तरह से आप हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर तरीके से इसका अलग से वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली इसको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये बैलेंसिंग इक्वेशन ही बताया गया है। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में दोनों तरफ मास जो है वो बराबर होगा। यहाँ से आप इसके न्यूमेरिकल्स नोट कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे H2 + O2 मिलके क्या बनता है H2O। ठीक है, जैसे CaO मिलके क्या बनेगा, H2O के साथ मिलके क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा इसको क्विक लाइम बोलते हैं और इसको स्लैग लाइम बोलते हैं, ये वाइट वॉश के लिए यूज होता है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन के। इसमें देखिए 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करने हैं, तो ये पहचानने का तरीका भी है। ठीक है, इसके बाद ये बहुत सारे एग्जांपल है। इसके बाद डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट्स होगा, इसमें 2 और मोर प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, ब्रेकडाउन का मतलब ही ये है डिकम्पोजिशन का। तो इसमें हीट की वजह से हो सकता है डिकम्पोजिशन, लाइट के हेल्प से हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। तीनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को, जो ग्रीन कलर का होता है, और जब आप उसको हीट करते हैं तो फेरक ऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। ऐसे ही लाइम स्टोन को जब आप हीट करते हो तो उसमें क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। यहाँ दोनों में देख सकते हैं आप, एक रिएक्टेंट्स है और यहाँ 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो भी ब्रेकडाउन होता है हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। जैसे वाटर का ब्रेकडाउन होना एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। ठीक है, 2H2O को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दें तो इसमें से 2H2 + O2
अलग अलग हो जाएगा। ऐसे ही NaCl को हम मोल्टन फॉर्म में लेके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो ये भी सोडियम और क्लोरीन में अलग अलग बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है आपका फोटो डिकम्पोजिशन का। ठीक है, फोटो में सनलाइट की हेल्प से करते हैं। तो देखिए यहाँ सनलाइट की हेल्प से ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम AgCl और AgBr, ये दोनों एग्जाम्पल NCERT में भी हैं आपके। इसमें AgCl को हम लाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन करके सिल्वर और क्लोरीन गैस यहाँ इवॉल्व होती है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए AgBr में अगर लाइट फ्लो करा दें सनलाइट तो ये भी Ag और Br2 आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कलर चेंज भी यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप पहचानने का तरीका समझिए, एक तो कंपाउंड होगा और एक एलिमेंट होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये एलिमेंट क्या करेगा, इस कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ A अलग हो गया, इसको डिस्प्लेस कर दिया C ने, और B की जगह क्या लग गया और A की जगह C वहाँ सेट हो गया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता करनी पड़ेगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Sn, PbH, ठीक है, H, Cu, Hg, Ag और Au। तो यहाँ आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हैं। तो ये ऊपर जो दो जो हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं, ठीक है, और ये मॉडरेट रिएक्टिव हैं, और ये हमारे इधर वाले लीस्ट रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो आप याद करने का तरीका है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए जिंक ज़्यादा पावरफुल है किससे, कॉपर मेटल से। ठीक है, तो यहाँ कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर यहाँ अलग हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का। ऐसे ही देखिए मैग्नीशियम भी कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, तो ये भी कॉपर को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और कॉपर यहाँ अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप पहचान सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहचानने का तरीका क्या है, इसमें दोनों ही कंपाउंड होंगे और यहाँ भी दोनों कंपाउंड फॉर्म होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ध्यान रखिएगा, कोई भी एक प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे AgNO3 प्लस NaCl, दोनों कंपाउंड है, बना क्या AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ जो AgCl है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। तो जब भी आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे तो वहाँ एक PPT फॉर्म जरूर होगा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं ये वाला एग्जाम्पल। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन। बड़ा आसान है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। जब भी आप किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन देखेंगे तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? ठीक है, जैसे Cu में ऑक्सीजन को ऐड किया तो बना कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड का किस कलर की लेयर बना लेता है, ब्लैक कलर की लेयर बना लेता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पिछली बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही CuO प्लस H2, यहाँ देखिए CuO प्लस H2O, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए दोनों को मिला के बनता है रेडॉक्स रिएक्शन, पहले वो बात कर लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है कि दोनों काम एक साथ हो रहे हो, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ देखिए CuO प्लस H2, यहाँ देखिए Cu प्लस H2O, यहाँ ऊपर देखिए यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ठीक है, और यहाँ से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो यहाँ तो ये तो हुआ ऑक्सीडेशन और ये हुआ हमारा यहाँ रिडक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं कि कौन रिड्यूस हुआ है और कौन ऑक्सीडाइज हुआ है। आप इस एग्जांपल को समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इजी रहेगा कि आप जो समझना चाह रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इसमें। तो बस एक इक्वेशन से मैं आपको, इसी इक्वेशन से मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। इसी इक्वेशन से मैं आपको ये सारी चीज़ें, नेम ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस, नेम ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ से मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं CuO प्लस H2, ये हमारी एक इक्वेशन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब सुनिएगा,
नेम द सब्सटेंस रिड्यूस, रिड्यूस कौन हुआ है, जिसमें से ऑक्सीजन निकली है, और ऑक्सीजन किसमें से निकली है, CuO से, ठीक है। तो किसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अब नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, जिसको ऑक्सीजन मिली है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो यहाँ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ सब्सटेंस कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, H2, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, जैसे प्रॉपर्टी एजेंट होता है तो प्रॉपर्टी दूसरों को दिलाता है ना, ऐसे ही जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, CuO के पास ऑक्सीजन थी, उसने अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी, हाइड्रोजन को दे दी, यानी उसने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो वो खुद बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड से उसकी ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, तो वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने कॉपर ऑक्साइड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और जो हमारा जिसका रिडक्शन हुआ है वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप ऐसे याद करना चाहें तो ऐसे कर लें, ठीक है। इसके बाद ये एग्जाम्पल है, इसके बाद इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन रियल लाइफ। जनरली क्या होता है कि जब भी मेटल हो या फिर कोई भी फूड हो, आइटम हो, तो जनरली अगर वो आप एक्सपोज कर दें एयर में तो कुछ दिन बाद वो ख़राब होने लगता है। मेटल की भी यही हालत है। तो मेटल में जब भी ख़राब होना स्टार्ट होता है उसको कोरोजन ऑफ मेटल बोलते हैं। जैसे आयरन में जंग लग जाना, जैसे कॉपर में एक लेयर चढ़ जाना कार्बोनेट की ग्रीन कलर की, ठीक है। ऐसे ही रेंसिडिटी ऑफ फूड का भी रेंस हो जाना, मतलब ख़राब हो जाना, ठीक है। फूड क्या कंटेन करता है, फैट, ठीक है। तो धीरे धीरे फैट में फंगस और इस तरह की चीज़ें लगने लगती हैं और वो ख़राब होने लगता है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।